ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और दोस्तों एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन की डोर सेहत। दोस्तों आज कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं आपसे चर्चा करने के लिए और आपको बहुत सारी जानकारियां देने के लिए स्टेट कैंसर कीमोथेरेपी नोडल ऑफिसर डॉक्टर CM त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर त्रिपाठी आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। नमस्कार सभी श्रोताओं को और रेडियो दस्तक को। सर, जैसा कि अभी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वर्ष की वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं जरा। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम के लिए 2022, 2023 और 2024 के लिए जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। अगेन रिपीट, क्लोज द केयर गैप। दूसरे शब्दों में अपन इसको ये बोल सकते हैं इक्विटी। जैसा कि वर्ल्ड कैंसर डे पर कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है, तो हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जरा कुछ आंकड़ों के बारे में बताएं कि भारतवर्ष में अभी क्या स्थिति है कैंसर को लेकर। भारतवर्ष में जो कैंसर की स्थिति है आज की तारीख में, तो बड़ी कट परिस्थिति है। कैंसर जो है, कैंसर की बीमारी जनरली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आती है जी। जो कि 70% ऑफ टोटल डेथ, मतलब 71% विश्व की टोटल डेथ को कवर करती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। और इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो 63% डेथ को कवर करती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में 9% मृत्यु कैंसर के कारण होती है। यह इंडिया के आंकड़े हैं, 9%। कैंसर विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का। 10 मिलियन पीपुल हर साल कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। कैंसर शब्द से हर आदमी डरता है, पर उसमें एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में 1/3 कैंसर को रोका जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी परिस्थितियां जो खराब है उसकी वजह यह है कि भारत में कैंसर का डायग्नोसिस जो है एडवांस स्टेज में होता है। हर वर्ष करीब 18 मिलियन केस विश्व में डायग्नोज होते हैं। विश्व में 6ठी मृत्यु में 1 मृत्यु कैंसर के कारण होती है। जो 6 मृत्यु हो रही तो उसमें से 1 मृत्यु कैंसर के कारण होती है। दूसरा मेरा एक था, बच्चों में जो कैंसर होते हैं 80% बच्चों के कैंसर ठीक होने की परिस्थिति में रहते हैं। भारतवर्ष की अब अपन बात करें तो करीब 13 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल डायग्नोज होते हैं और उसमें से 8.5 लाख मरीज हर साल मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में जो है वो ये है कि हमारे यहाँ कैंसर का डायग्नोसिस जो है एडवांस स्टेज में होता है जी, जल्दी नहीं पता चलता है। अब भारत में जो कॉमन कैंसर अपने यहाँ होते हैं जनरली, सबसे कॉमन कैंसर जो है भारत में ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद ओरल कैंसर है, उसके बाद सर्विक्स और यूट्रस कैंसर है और उसके बाद लंग कैंसर है। जबकि विश्व में सबसे कॉमन कैंसर लंग कैंसर है। और एक सबसे डरावना जो आंकड़ा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 8 इंडियंस में 1 को अपने जीवन काल में कैंसर हो सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी गंभीर परिस्थितियां हैं जी। ये तो बहुत ही गंभीर आंकड़े हैं। गंभीर आंकड़े हैं। और इन सब का निराकरण एक ही है। आप अपना कैंसर का अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाए, जल्दी डायग्नोसिस हो जाए और जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो काफी कैंसर इसमें से क्योरेबल है। यह एक महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये सामान्यतः जो आंकड़े हैं ये मैंने आपको इसलिए बताए, डराने के लिए नहीं बताए हैं। एक कैंसर की विकराल स्थिति जो पूरे विश्व और भारत में है वो बताने के लिए मैंने आपको ये आंकड़े दिए हैं। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने दी। डॉक्टर साहब, इसमें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि इतना गंभीर बीमारी है कैंसर, तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसके प्रति कुछ गतिविधियां कर रही है। कृपया उसकी थोड़ी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं को दें। मध्य प्रदेश सरकार, वैसे हमारे यहाँ जितने मध्य प्रदेश सरकार के जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे कैंसर अस्पताल ऑलरेडी पहले से चालू हैं। पर 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिला अस्पताल में भी कैंसर की सेवाएं देने को विचार करा और इस हेतु प्रत्येक जिले से 1 डॉक्टर और 2 सिस्टर को ट्रेनिंग करने का प्रावधान करा।
जी। और इसके लिए डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, जो कि उज्जैन से ही संबंध रखते हैं, एक बड़ी चीज है। जी। वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनसे सरकार ने कांटेक्ट करा और उनके मेंटरशिप में हर जिले से एक डॉक्टर और 2 सिस्टर को ट्रेनिंग दी गई और इनको ट्रेनिंग देने के पश्चात इनको कैंसर नोडल ऑफिसर प्रत्येक जिले में नियुक्त किया गया। डेजिग्नेटेड है, प्रत्येक जिले में 4 पलंग इसके लिए रिजर्व करे गए हैं कैंसर पेशेंट के लिए। और इन जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं यह वहां रेगुलर ओपीडी भी करते हैं और मरीजों को सामान्य कैंसर से संबंधित सभी सेवाएं देते हैं। अभी जो कैंसर नोडल ऑफिसर हैं जी। उनका कार्य जो है, अब क्या कार्य हो गया है, सबसे पहले तो मरीज को जल्द से जल्द कैंसर मरीज का पता करना, उसकी स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग के बाद उनकी जांचें करवाना, जांचें करवाने के बाद डायग्नोसिस होने के बाद उन लोगों को सही इलाज की प्लानिंग करनी। सही इलाज की प्लानिंग से मतलब कि उनको क्या ऑपरेशन की जरूरत है, क्या उनको सिकाई की जरूरत है, क्या उनको कीमोथेरेपी की जरूरत है या किस प्रकार के इलाज की जरूरत है, और यह इलाज उनको आसानी से कहाँ उपलब्ध होगा, वहाँ प्रॉपर प्लेस पे उनको प्रॉपर टाइम पे भेजना और इनका इलाज शुरू करवाना है। यह इलाज वहाँ शुरू होने के बाद संबंधित ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जो सजेशन दिया जाता है या जो प्रोटोकॉल बना के दिया जाता है उसका पालन हमारा कैंसर नोडल ऑफिसर उस जिले में करता है। इससे यह फायदा हो गया है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक उज्जैन का पेशेंट है, डायग्नोज हुआ कैंसर में, बॉम्बे गया, बताया और वहां से उसको कीमोथेरेपी लगाई। तो जब वो कीमोथेरेपी लगा के वापस बॉम्बे इतने दिन तो रुकेगा नहीं, वापस जब यहाँ आता है तो उसको कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है, तो उसका इलाज ही हमारा कैंसर का नोडल ऑफिसर कर सकता है। अगर वह मरीज वापस बम्बई जाने में सक्षम नहीं है तो उस मरीज की आगे की कीमो अकॉर्डिंग टू जो उन्हें इलाज प्रिस्क्राइब करा उस इलाज के हिसाब से उनका इलाज उज्जैन जिला अस्पताल या अन्य कोई भी जिला अस्पताल में हो सकता है। तो हमने इस तरह से मरीज का जो आना जाना है दूरी, तो आने जाने की परेशानी, उसका बॉम्बे या बड़ी मेट्रो सिटी में होने वाला खर्चा, वहाँ दवाओं में लगने वाला खर्चा सब बचाया है। और यह दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं यह मुफ्त में प्रत्येक जिला अस्पताल में उपलब्ध है। और इस तरह से मरीज पे जो एक पैसे का खर्चे का दबाव था वो कम हो गया और आने जाने की परेशानी बच गई। उसके बाद मरीज सिकाई के लिए जाना है, रेडियोथेरेपी के लिए जाना है तो उसको संबंधित अस्पताल में भेजा जाता है और उसके बाद जब मरीज वापस आता है तो उसको जो भी तकलीफ है, कॉम्प्लिकेशन होता है, उसका इलाज भी हमारे यहाँ होता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि जब हमें ये लगता है कि अब मरीज का कोई इलाज संभव नहीं है तब हम उसे पैलेटिव केयर दे सकते हैं। पैलेटिव केयर का मतलब ये होता है कि जब मरीज ठीक नहीं हो सकता है और उसको कोई भी इलाज की जरूरत नहीं रहती है तो उसकी तकलीफें कम हो और उसकी जिंदगी बढ़े। मतलब दूसरे शब्दों में यह कहें तो उस मरीज के दिनों में हम जिंदगी डालते हैं, जिंदगी में दिन नहीं डाल सकते हैं उनकी। तो पैलेटिव केयर के लिए भी हमारा ये कैंसर नोडल ऑफिसर सक्षम है और हमारे यहाँ 2 सिस्टर हैं, उनके लिए भी ट्रेन करी है। तो इन सब मरीजों को पैलेटिव केयर जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी सेवा या इलाज वह डॉक्टर जिला अस्पताल में करवा सकता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जिला अस्पताल का कैंसर नोडल ऑफिसर एक कैंसर के लिए कैंसर का ट्रैफिक पुलिस की बात कर सकते हैं अपन। वो यह बता सकता है कि आपको कहाँ जाना है, उसको काउंसलिंग कर सकता है, गाइडेंस कर सकता है, सही समय पे सही सलाह दे सकता है, सही समय पे सही इलाज प्रस्तावित कर सकता है और उसका सारा इलाज जिला अस्पताल में करने की व्यवस्था करने की कोशिश करता है। ऑपरेशन की सुविधाएं हमारे पास अभी जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से सिकाई की सुविधा, रेडियोथेरेपी की सुविधा भी हमारे पास अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, परंतु जरूरत पड़ने पे कीमोथेरेपी और पैलेटिव थेरेपी जिला अस्पताल में उपलब्ध है। तो इस तरह से एक समाज पे, मरीज पे और पूरे मरीज के साथ वालों पे हमने आर्थिक बोझ कम किया, इलाज उसके सबसे नियर बाय अस्पताल में उपलब्ध करवाया। यह मध्य प्रदेश सरकार की अनूठी योजनाएं हैं जो 2014 से चालू हुई और इस योजना को हमने नाम दिया है डिस्ट्रिक्ट कैंसर केयर प्रोग्राम। एक्चुअली ये पूरा मॉडल जो है डॉक्टर दिनेश पेंडारकर जो हैं उनने बनाया है और इसी मॉडल को नीति आयोग में अप्रूव करा है। राष्ट्रीय स्तर पे NHM ने इसको इनोवेटिव मॉडल के रूप में लिया है और इसको देख के दूसरे 8 स्टेट, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश पूरा, कुछ जिले यूपी के और कुछ जिले बिहार के, ऐसे 198 जिलों के डॉक्टर ने इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर दिनेश पेंडारकर सर से ट्रेनिंग ली है और 7 दिन की ट्रेनिंग उनकी उज्जैन जिला अस्पताल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई है। इसी तरीके से 400 सिस्टर्स
पूरे भारतवर्ष में इन 8 राज्यों में से उनको हमने उज्जैन में ट्रेनिंग दी है और इस प्रोग्राम को जिला अस्पताल में कैसे किया जा सकता है वो समझाया है और यह एक सतत प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। तो अब इस तरह से हम प्रत्येक जिला अस्पताल को इतना सक्षम बनाने जा रहे हैं कि वहाँ कैंसर से संबंधित हर चीज के बारे में जानकारी मिले और सही सलाह मिले और सही समय पे सही इलाज मिले और मरीज जो ठीक होने जैसा है वो ठीक हो और जो ठीक नहीं हो सकता है उसको पूर्णतः इलाज मिले, उसका जीवन बढ़े और उसकी तकलीफें कम हो। जी, ये तो बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपने दी। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर प्रशिक्षण भी कई सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को दिया जा रहा है, तो हमने देखा है कि जो उज्जैन कैंसर यूनिट है उसके बाहर प्रशिक्षण केंद्र का बोर्ड भी लगा है, तो क्या ये सभी प्रशिक्षण गतिविधियां वहाँ से संचालित होती हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ जो मेंटर है डॉक्टर दिनेश पेंडारकर, वो इसके हेड हैं और मैं उनके साथ स्टेट कैंसर कीमोथेरेपी नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो जो पूरा वो है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो डॉक्टर दिनेश पेंडारकर सर द्वारा दी जाती है। वो 21 दिन की होती है और उसके बाद 7 दिन की प्रैक्टिकल, जिसको हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहते हैं कि आपको जिले में किस तरह से काम करना है, वो मेरे द्वारा जिला अस्पताल उज्जैन में दी जाती है। अब से आगे से अब हमने वो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उज्जैन में चालू करी है और यहाँ पे अभी पिछले 2 बैच गुजरात के डॉक्टर्स और छत्तीसगढ़ के डॉक्टर 1-1 महीने की ट्रेनिंग लेके गए हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल में हम बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाए, पर फिर भी वर्चुअली हमने डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी। अभी भी वर्चुअल ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के डॉक्टरों के लिए चल रही है और जैसे ही कोरोना का असर कम हुआ उसके बाद हम फिजिकल ट्रेनिंग भी देंगे, तो वर्चुअल ट्रेनिंग देंगे। इसी तरीके से सिस्टर्स के लिए भी हम ट्रेनिंग के बैच आयोजित करते हैं, वो 15 दिन के रहते हैं। 15 दिन में हमारी सिस्टर उनको कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है और कैसे इलाज करना, वो सब यहाँ सिखाया जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मुझे पैलेटिव केयर में ट्रेनिंग हेतु अमेरिका भेजा था। मैंने वहाँ से पैलेटिव केयर की ट्रेनिंग ली। उसके बाद हम हमारे सभी चिकित्सकों को और सिस्टर्स को पैलेटिव केयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने हमारे 51 जिले मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के जिलों को और वहाँ के सिस्टरों को भी पैलेटिव केयर की ट्रेनिंग दी है, तो पैलेटिव केयर भी जिला अस्पताल में दी जा सकती। अब एक ये पैलेटिव केयर पे शब्द जो बार बार यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा कैंसर में पैलेटिव केयर क्या आ गया। पैलेटिव केयर का मतलब ये होता है कि जब हमें ये लगता है कि अब इस मरीज को हम ठीक नहीं कर सकते, इस कैंसर के मरीज को हम ठीक नहीं कर सकते, या ऐसा कैंसर का मरीज जो ग्रेड 4 या ग्रेड 3 के साथ दूसरी बीमारियों के साथ हो, उस मरीज को कैसे तकलीफों से दूर रखा जाए और उसको कैसे जिंदगी बढ़ाई जाए, यह हम पैलेटिव केयर में करते हैं। और उसकी जब तक मरीज जिंदा है तब तक उसकी जिंदगी आराम से चले, इसके लिए हम पैलेटिव केयर का यूज करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि बहुत बड़ी बात है कि उज्जैन में लगभग 8 राज्यों के डॉक्टर्स और नर्सेस की ट्रेनिंग की जाती है। यहाँ से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस प्रकार से वो कैंसर का इलाज करें। तो जैसा कि यहाँ पर एक धारणा है कि कैंसर सुनते ही लोग सोचते हैं हमें किसी बड़े शहर ही जाना पड़ेगा या कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, तो इस बात में कितना सच है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उज्जैन से बाकी जगह के डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं, तो ये धारणा लोगों की कितना सही है कि अब कैंसर हो गया है तो हमें किसी बड़े शहर जैसा बॉम्बे या कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा? रेडियो दस्तक ने एक श्रोताओं के लिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन करा है जो काफी श्रोताओं के लिए उपयोगी है। देखें, कैंसर शब्द जहां आदमी के घर में आता है तो पूरा परिवार और मरीज शॉक में चला जाता है, ये वस्तु स्थिति है। परंतु अब परिस्थितियां बदली है। अब अगर आपने जल्दी डायग्नोसिस, आपका स्क्रीनिंग हो गया और जल्दी डायग्नोसिस हो गया और जल्दी से इलाज चालू हो गया, तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो क्यूरेबल हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास उज्जैन में भी हैं, अन्य जिलों में भी है, जिनका डायग्नोसिस अर्ली हुआ और उनका इलाज तुरंत चालू हो गया, तो वो आज अच्छे तरीके से जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो 25-25 साल से कैंसर है और आराम से जी रहे हैं। अतः कैंसर मतलब ये ना माने कि आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। देखें, मृत्यु सुनिश्चित है ये तो हर आदमी की है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट कैंसर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपकी मृत्यु तो होगी, बट ये नहीं कि आप कैंसर होने के कारण के जल्दी हो जाएगी। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, नॉर्मल जिंदगी जैसे चलती वैसे चलेगी और आपकी मृत्यु सामान्य तरीके से भी हो सकती है, बशर्ते आपने अपने कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली करा हो, सही समय पे इलाज लिया हो और डॉक्टर के जो उन्हें गाइडेंस किया है उसको पालन करा हो। अब इसमें मैं महत्वपूर्ण ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि हर जिले में आप जब उज्जैन में से इलाज कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है
कि आपको कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद सीधा बम्बई या दिल्ली की दौड़ लगानी है। आदमी यही करता है, जैसे ही डायग्नोस हुआ तो अपने सारे एसेट्स, मतलब अपनी ज़मीन जायदाद दुकान और सारा सामान बेच के जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लेके अपने मरीज को बॉम्बे दिल्ली ले जाता है, एक बार में सारा खर्चा कर देता है। उसके बाद उसके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो आगे का इलाज कंटिन्यू कर पाए। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी श्रोताओं से ये निवेदन है कि लोगों को ये बोले, कैंसर जैसा कुछ लगे तो कृपया एकदम दिल्ली बॉम्बे ना भागें। आपके हर जिले में कैंसर नोडल ऑफिसर है, जिला अस्पताल में जाएं, वहाँ कैंसर नोडल ऑफिसर की सर्च करें, उसके पास जाएं, उसको बताएं मुझे ये लग रहा है, तो वो आपको देखेगा, जांचें करेगा। उसके बाद जांच में कैंसर निकलता है तो आपको सही जगह सही समय पे भेजेगा। और सरकार ने इतनी सारी योजनाएं कर रखी है कि आपका पूरा इलाज, आपका ऑपरेशन फ्री में हो सकता है, रेडियोथेरेपी फ्री में हो सकती है, कीमोथेरेपी फ्री में हो सकती है, पैलेटिव केयर भी फ्री में हो सकती है। खाली आपको छोटा मोटा आने जाने का खर्चा लगेगा, बाकी आपका सारा इलाज फ्री में हो सकता है। आयुष्मान योजना के तहत भी ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब फ्री में हो रही है। तो कृपया कैंसर शब्द या कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत दिल्ली बॉम्बे की दौड़ ना करें, अपने जिले के कैंसर नोडल ऑफिसर से मिलें और अपने इलाज की प्लानिंग करवाएं और प्लानिंग करवा के फिर इलाज करवाएं। यह एक सर्दी खांसी जैसी बीमारी नहीं कि 3 दिन के इलाज में आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कैंसर का इलाज लंबा चलता है, तो उसकी प्लानिंग करें, उसके बजट की प्लानिंग करें, उसके इलाज की प्लानिंग करें और उसके बाद आगे बढ़ें। और इसमें आपको सबसे अच्छा सहयोगी अगर कोई है आपके जिले में तो आपके जिले का कैंसर नोडल ऑफिसर है, कृपया उससे मिले। इसी तरह से अगर आप किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे आपके जिले के नोडल ऑफिसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जिले के नोडल ऑफिसर के लिए मैं 24/7, हमारे डॉक्टर दिनेश पेंडारकर 24/7 अवेलेबल हैं। हमारा जिले का अधिकारी पूरी आपकी जानकारी की समरी बनाएगा, वो समरी बना के हमें भेजेगा, फिर हम उससे डिस्कस करेंगे और जरूरी मार्गदर्शन ऑनलाइन या फोन पे, टेलीमेडिसिन चालू हो गई है। उसके बाद आपका ई संजीवनी कार्यक्रम के तहत आपको इलाज आपके जिले में ही मिल जाएगा। आपको ये लगेगा कि हमारे जिले का जो कैंसर नोडल ऑफिसर है ये तो बहुत छोटा डॉक्टर है, इसको तो कैंसर के बारे में कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे दिल्ली, बम्बई, बड़ी बड़ी जगहों के डॉक्टर उसके पीछे खड़े हैं, उनको सही सलाह देते हैं और उसके बाद इलाज आपका प्रिस्क्राइब होता है। इसलिए यह घबराने की जरूरत नहीं है कि आप बॉम्बे जाएंगे तो ही आपका सही इलाज होगा। कैंसर का इलाज अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के हिसाब से होता है। यह इलाज कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक एक समान है और ये गाइडलाइन के हिसाब से और प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। तो कृपया घबराएं ना, जिले के अस्पताल में जाएं और वहां अपने को दिखाएं और अपना पूरा इलाज का प्लान करवाएं। जी, तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर त्रिपाठी जी ने जो ये बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई, वो आप सभी ने ध्यान से सुनी होंगी और उनका ख्याल रखेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अच्छे से अपना इलाज करवा सकें। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बताया भी कि इलाज संभव है अगर जल्दी पता चल जाए, जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि वो कैसे इसके लक्षण पकड़ सकते हैं, क्या प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं, संकेत मिलते हैं मानव शरीर में कैंसर की शुरुआत होने पर। रेडियो दस्तक ने फिर श्रोताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा जो बहुत जरूरी है। भाई सही बात बोल रही हैं आप कि किसी को सपना नहीं आएगा कि मुझे कैंसर है। ठीक है, आप कैंसर कैसे जजमेंट करेंगे? तो हर श्रोता या हर मरीज अपने आप का खुद का परीक्षण करके ये बता सकता है कि मुझे कैंसर के क्या लक्षण है। और कैंसर के लक्षण इतने ज्यादा नहीं है कि आप याद नहीं रख सकें। सामान्य लक्षण हैं, शरीर में कोई भी गठान या कोई भी उभार या ऐसी कोई चीज जो नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो। हम हमारे शरीर को रोज देखते हैं कांच में, अपने शरीर पे हाथ लगाते हैं, अगर कहीं आपको कुछ उभार या गठान या कुछ अननेचुरल चीज दिखती है वो कैंसर हो सकता है। उसके बाद दूसरा, अगर आपको खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, उतारने में तकलीफ हो रही है, कैंसर हो सकता है। आपकी आवाज में परिवर्तन हुआ हो, लगातार परिवर्तन हो रहा है, वह कैंसर हो सकता है। शरीर में ऐसा कोई घाव हो जिसका आप इलाज करवा रहे हैं और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है इलाज के बाद भी, वह कैंसर हो सकता है। शरीर में जन्मजात मस्से या तिल वगैरह होते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है या बढ़ रहा हो, वह कैंसर हो सकता है। रूटीन दिनचर्या है, मतलब बाथरूम जाना, लेटरिन जाना, प्रक्रिया में भी कोई परिवर्तन हो रहा है, वह कैंसर
हो सकता है। इसी तरीके से आपके शरीर से कहीं से भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज मतलब जैसे महिलाओं में मासिक धर्म में एक सामान्य डिस्चार्ज है, इसके अलावा जो अपने शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो, वह कैंसर हो सकता है। नाक से खून आना, मुंह से खून आना, पेशाब में खून आना, इसी तरीके से महिलाओं में मीनोपाज मतलब मासिक धर्म चले जाने के बाद ज्यादा खून आना, यह सभी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पे आपको 7 चीजें याद रखनी है। अपने आप से क्वेश्चन करना है, मेरे को कहीं गठान तो नहीं है, मेरे को खाने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, मेरी बोलने में कोई तकलीफ तो नहीं है, मेरे शरीर में कोई घाव तो नहीं है, मेरे शरीर में कोई तिल या मस्से में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, मेरी लेटरिन बाथरूम बराबर आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, और शरीर से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। ये 7 क्वेश्चन आप अपने आप से करें। अगर इन 7 क्वेश्चन में प्रश्न में आपको कहीं भी ये लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है, तो अपने निकटस्थ सामान्य डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर को बताएं और उसको बोले ये परिवर्तन हो रहा है। और उसको भी अगर समझ में नहीं आए तो अपने जिला अस्पताल में जाएं, जिला अस्पताल में कैंसर नोडल ऑफिसर को बताएं और उसको ये चीजें बताएं। उसके अनुसार वो जांच करेगा और जांच करने में कुछ सकारात्मक चीज दिखती है तो उसके आगे की सब जांचें करेंगे और उसके बाद मालूम होता है कि हमें क्या इलाज करवाना है। हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो जरा सी बीमारी में पकड़ में आ जाते हैं और उनका इलाज हुआ है और वो ठीक हो गए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है। जी, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है डॉक्टर त्रिपाठी जी ने जो ये 7 लक्षण बताए हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे। आपका शरीर अगर आपको कोई संकेत दे रहा है तो उसे लापरवाही में बिल्कुल ना लें, उन पर ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि ये संकेत है या ये लक्षण गंभीर है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और हमें उम्मीद है कि अगर आप सही समय पर, सही वक्त पर डॉक्टर से मिल लेंगे या सही इलाज करवा लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हमने बहुत सारी चर्चा करी कि कैंसर का इलाज भी संभव है या लक्षण ये है, लेकिन सबसे पहले कैंसर हो ही ना, क्या इसका कोई उपाय है? आजकल बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है, तो क्या ऐसे कोई उपाय हैं कि उन्हें अपनाकर कैंसर से बचा रहा जा सके? हाँ जी, आपने ये भी एक अच्छा क्वेश्चन करा। कैंसर का एग्जैक्टली तो हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं कि भाई इसके कारण कैंसर हुआ है, बट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हम बोलते हैं। कुछ ऐसे कारक तत्व हैं जिनके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जी। जिसमें कि हर आम आदमी को मालूम है, हमारे यहाँ तंबाकू से संबंधित वस्तुओं का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। तंबाकू खाई जाती है, सिगरेट, बीड़ी के रूप में पी जा सकती है, इस तरह से तंबाकू का सेवन होता है। उसके बाद अल्कोहल, जिसको लोकल लैंग्वेज में अपन दारू बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद लाइफ स्टाइल हमारी बड़ी चेंज हो गई है आजकल। दूसरा, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स का यूज जो है बड़ा अनयूजुअल हो रहा है, नियमित मात्रा में नहीं होता है, ज्यादा यूज होता है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, अगर ये एक मानक के अनुसार हैं तो इनसे कैंसर नहीं होगा। पर मानक के अनुसार ना होके उनका इरेशनल यूज हो रहा है तो इन सभी चीजों से कैंसर हो सकता है। ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन, मिलावट जिसको बोलेंगे अपन, यो मिलावटी चीजें खानों से भी सबसे कैंसर हो सकता है। उसके बाद अपन जहां तक बात करेंगे लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल आजकल ये हो गई है, हमारे पूर्वज जो हैं बकायदा उनका उस जमाने में योगा होता था, एक्सरसाइज होते थे। हम जब बचपन में थे तो साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे। आज किसी बच्चे को हम बोल दें कि भाई थोड़ा सा जाके बाजार से ये काम कराओ तो उसको स्कूटर की चाबी चाहिए, गाड़ी की चाबी चाहिए। तो हम इतने वो हो गए हैं कि हम चलना फिरना पसंद नहीं करते हैं, योगा हमारा बंद हो गया। हमारा खान पान जो है, हम पहले जो है घरों में हमेशा हरी साग भाजी खाई जाती, प्रेम से खाई जाती थी, फल फ्रूट बराबर खाए जाते थे। आजकल का जो सिस्टम है पूरा फास्ट फूड पे आ गया। हर आदमी को फास्ट फूड या प्रिजर्व फूड चाहिए, जबकि जब आपके पास फ्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड उपलब्ध हैं, आप प्रिजर्व्ड और ये फूड खा रहे हैं। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई वो भी कहीं ना कहीं हमें, हमारे शरीर को प्रोवोक कर रही है कैंसर के लिए। तो जब तक हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक हम कैंसर को रोक नहीं पाएंगे। जी, यानी कि दैनिक दिनचर्या और इन सभी चीज़ों का साफ सफाई, स्वच्छता और शुद्धता का अगर ध्यान रखा जाए तो ये कुछ उपाय हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसा कि आप देश में और विदेश में भी जाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेस को प्रशिक्षण भी देते हैं, तो आप बहुत लोगों
लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत पेशेंट्स के संपर्क में भी आते हैं, तो ऐसे क्या आम प्रश्न हैं जो लोगों द्वारा आपसे पूछे जाते हैं? क्या ऐसे सवाल हैं जो सबसे अधिक लोगों के मन में उठते हैं और वो आपसे करते हैं? कृपया वो भी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताएं। हमें उम्मीद है कि उन्हें भी उन प्रश्नों के जवाब मिलने से लाभ होगा। मैं डॉक्टर पेंडारकर सर के साथ 8 स्टेट में 198 जिलों में घुमा हूँ और प्रत्येक जिले की अलग अलग कहानी है। जो जिले बड़े नगर महानगरों के आसपास है वहाँ तो इतनी तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में बलरामपुर, जसपुर ऐसे इलाके में गया जहाँ का आदमी मतलब 200, 150, 200 किलोमीटर दूर तक कहीं कैंसर का अस्पताल नहीं है और उनको आने ले जाने की सुविधा नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है ऐसे मरीजों को वहाँ तक पहुँचने और पहुँचने के बाद डायग्नोसिस और उसके बाद इलाज, और हर जगह पैसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है आवागमन का मुद्दा, और तीसरा मुद्दा है गांव के जो लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक साधारण बलरामपुर का या कहीं एक अपने मध्य प्रदेश की बात करें या कहीं गांव का आदमी बॉम्बे अगर चला जाता है, मान लो टाटा मेमोरियल में पहुंच भी गया, उसकी समझ नहीं है, उसकी भाषा शैली नहीं है, वो बातचीत नहीं कर पाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। कैंसर में सबसे बड़ा व्यवधान ये है कि कैंसर के मरीज को, हर मरीज आके हमको ये कहता है कि सर हमको पहले कोई ने ये नहीं बताया, नहीं तो हम आज ठीक हो जाते। यह एक मतलब जहाँ जहाँ हम गए वहाँ सब जगह यही रहा है कि सर हमको पहले कैंसर के बारे में ये सब चीज़ें किसी ने नहीं बताई, नहीं तो हमारा इतना पैसा खर्च नहीं होता, हमारी इतनी परेशानी नहीं होती और हम इतने परेशान नहीं होते। तो जानकारी का अभाव सबसे बड़ी समस्या सभी जिलों में एक कॉमन तकलीफ है। कैंसर के बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं है। कैंसर का मरीज जैसे ही मालूम पड़ता है कि मुझे कैंसर है, जितनी भी अपने पैसे की सुविधा होती है वो इकट्ठा करता है, बड़ी जगह जाता है, वहाँ अपना प्राथमिक उपचार करवाता है और उसके बाद उसकी कहानी हर जगह लगभग 70 से 80% भारतीयों की कहानी सेम है। उनका ये कहना रहता है कि सर अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अब मैं इलाज नहीं करवा सकता, अब मैं बम्बई नहीं जा सकता, अब मैं इंदौर नहीं जा सकता, मुझे जो इलाज आपको देना है यहाँ दे दे, अन्यथा मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास अब सुविधा नहीं। दूसरा, फॉर एग्जांपल कैंसर में हमें रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, 1 महीने तक सिकाई की चलती है, तो मरीज ये बोलता है कि मैं 1 महीने महानगर में रह नहीं सकता, प्रतिदिन महानगर में जा नहीं सकता। तो लोगों की ये जो असुविधा है इसका निराकरण हमें करना पड़ेगा। जब तक हम इन चीज़ों का निराकरण नहीं करेंगे तब तक ये समस्याएं ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या है जानकारी की। कैंसर के संबंध में सही जानकारी नहीं मिलेगी तब तक लोग बाग कैंसर का सही इलाज नहीं करवा पाएंगे। जी, ये तो आपने बहुत ही गंभीर बातें बताई। डॉक्टर साहब, अब हम अंत में यही चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उज्जैन के लोगों को, हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को? सबसे पहले तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि रेडियो दस्तक उज्जैन द्वारा जो समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चाएं आयोजित की जाती है और उसकी जानकारी दी जाती है, इनका फेसबुक अकाउंट पे भी जानकारी दी जाती है, लाइव जानकारी भी दी जाती है, मीडिया पे भी दी जाती है और रेडियो दस्तक से भी दी जाती है। तो कृपया ऐसे लोग जो डॉक्टरों से नहीं मिल पाते हैं या सही अस्पतालों या जिला अस्पताल या अपने PSC या CSC पे नहीं पहुंच पाते हैं, कम से कम अपने रेडियो दस्तक या इस तरह के जो प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, उनको लगातार सुने और इनका लाभ लें। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा संदेश मेरा ये है कि कृपया कैंसर से डरे नहीं। अगर मैंने आपको 7 कैंसर के सामान्य लक्षण बताए हैं, अगर कहीं भी आपको कुछ लगता है तो आगे आके बताएं और अपना इलाज चालू करवाएं। और अगर सही समय पे आपने आके इलाज करवा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। हमारे पास सैकड़ों मरीज, हजारों बोल सकते हैं, हजारों मरीज, लाखों मरीज ऐसे हैं जो कैंसर होने के बाद ठीक हुए हैं और ठीक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। बस शर्त एक ही है कि आप अर्ली स्टेज में, जैसे ही आपको कुछ तकलीफ हो, अगर आपने डायग्नोस करवा लिया और इलाज करवा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो कृपया कैंसर से डरे नहीं। कोई भी तकलीफ हो तो अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें, अन्यथा हमारे कैंसर नोडल ऑफिसर से जिला अस्पताल में संपर्क करें। और हमारे डॉक्टरों के नंबर भी आप इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो 24/7 जैसे मेरा है, मैं अपने जो 198 डॉक्टर हैं और 400 सिस्टर हैं और जो मरीजों को मैं ट्रीट कर रहा हूं उन सबको 24/7 मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। अगर कैंसर से संबंधित कोई बात करनी है तो 24/7 आप फोन पे बात कर सकते हैं।
जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में आए, अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी सारी महत्वपूर्ण और लाभप्रद बातें हमारे रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ये चाहूँगा कि रेडियो दस्तक ने एक जो सकारात्मक पहल स्वास्थ्य के लिए करी है या कैंसर के लिए करी है, इस तरह की परिचर्चाएं करने से जो आम जनता को लाभ हो रहा है, तो मैं रेडियो दस्तक का भी आभार मानता हूं बहुत बहुत कि आम जनों की सुविधा के लिए जो आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया और इसके लायक समझा कि ये जानकारी जो है आम आदमी तक पहुँचे। तो फिर से मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करता हूँ और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।